हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉज के बारे में कि लॉज किस प्रकार बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में और किस ज़रूरतों को देखकर लॉ बनाए जाते हैं। आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में कि जुडिशरी जो न्यायपालिका होती है वो किस प्रकार होती है, जो कि चैप्टर 5 क्लास 8 NCERT। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जुडिशरी। अब हमने कल पढ़ तो लिया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं उनका ध्यान रखते हुए लॉ बनाए जाते हैं। अगर वो लॉज हैं, अगर उन लॉज में कोई कमी होती है या लॉज वो हमारे लिए अप्लाई नहीं होते हैं तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है जो लॉज को तोड़ते हैं या फिर जो दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये जो पनिशमेंट है वो किसके द्वारा दी जाती है, क्वेश्चन बनता है। तो पनिशमेंट जो एक पर्टिकुलर, इसके लिए भी एक अलग से गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका जिसे बोलते हैं। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि न्यायपालिका होता क्या है। न्यायपालिका जो है ये प्रूव करता है या फिर इस पर काम करता है कि किया गया जो पर्टिकुलर किसी के ऊपर ब्लेम किया गया है वो ब्लेम सही है। कोई फंडामेंटल राइट, किसी की फंडामेंटल राइट को हानि पहुंच रही है तो क्या वो सही, या जो पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला है, फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको दंडित किया जाता है। तो अब सबसे पहले आता है जुडिशरी। न्यायपालिका हमने देख लिया क्या होता है, क्या काम होता है, मतलब एक प्रकार से न्याय दिलाने का काम होता है जुडिशरी का। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इसके लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं। न्यायपालिका के लिए अलग अलग कोर्ट हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी याचिका दर्ज कर सकता है। तो अब स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग कोर्ट के। तो मेन 3 स्ट्रक्चर है कोर्ट के। सबसे पहला है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। जो सबसे निचला लेवल का जो होता है वो होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जैसे कि नाम प्रेडिक्ट करता है। फिर होता है हाई कोर्ट जो कि स्टेट लेवल पे होता है, और सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट जो कि नेशनल लेवल पर होता है। तो सबसे पहले सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है, इसके जो दायरे में आने वाले केसेस हैं, जो क्रिमिनल केसेस, जो सारे केसेस सब ऑर्डिनेट कोर्ट के दायरे में आते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के दायरे में आते हैं वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जाते हैं सीधा। जो आम आदमी है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के में जाकर अपनी याचिका दर्ज करा सकता है। फिर आता है उससे ऊपर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिस्प्यूट जो स्टेट लेवल के जो डिस्प्यूट होते हैं या ऐसी कोई दंगे हुए जो स्टेट लेवल के होते हैं वो जाते हैं हाई कोर्ट में। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, जो नेशनल लेवल के दो स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट हो गया, या किसी भी 2 स्टेट हो गए या फिर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो गई, इनके बीच जो डिस्प्यूट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होती है सबसे बड़ी ब्रांच होती है कोर्ट की, इससे बड़ी कोई ब्रांच नहीं होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट। हमारे इंडिया में कोर्ट का जो सिस्टम है वो है इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब यह आता है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारे इंडिया में है कोर्ट का, तो वो होता क्या है। सबसे पहला इसका है कि जो डिसीजन जो अपर कोर्ट द्वारा जो लिया जाता है, अपर कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन लिया जाता है वही सभी कोर्ट को मानना पड़ता है। मतलब सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो नीचे जो कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्हें मानना पड़ेगा। उसके जो डिसीजन है उसी के थ्रू उन्हें काम करना पड़ेगा। दूसरा है एपिलेट सिस्टम। एपिलेट सिस्टम मतलब कि अगर किसी ने सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना जो याचिका या फिर केस दर्ज किया है, लेकिन वहाँ से जो उनका फैसला है उनसे वो सेटिस्फाई नहीं है कोई भी पर्सन, तो वो जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद चला जा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वो याचिका दर्ज करा सकता है। हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर वो खुश नहीं है तो वो चला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अपर लेवल गवर्नमेंट में वो अपनी याचिका दर्ज करा सकता है। तो उसे बोलते हैं एपिलेट सिस्टम ऑफ केस के लिए बोलते हैं। तो यही होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड कोर्ट का मतलब कि सबसे जो ऊपर ब्रांच है कोर्ट की वो सभी को बांधे रखती है, और दूसरा है कि जो एपिलेट सिस्टम है, मतलब कि कोई नीचे जो कोर्ट है उसके फैसले से खुश नहीं है तो ऊपर जो गवर्नमेंट अपर टायर ऑफ कोर्ट्स है उनमें अपना केस जो है वो ले जा सकता है। अब आता है जुडिशरी का रोल क्या होता है, जुडिशरी का काम क्या होता है। सबसे पहले होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोई दो इंस्टीट्यूशन हैं, दो स्टेट हो गए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हो गया, दो फिर डिस्ट्रिक्ट हो गए, इन सब के बीच के जो डिस्प्यूट हैं किसी भी मामले में, इनके बीच की जो भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजोल्व करने का काम होता है कोर्ट का। उनके ऊपर फैसला देने का काम होता है कोर्ट का कि फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि कई बार लॉ बना लिया जाता है पर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं, इसको
को पारित करने का काम होता है कोर्ट का। मतलब किसी भी गवर्नमेंट ने लॉ तो बना लिया, लेकिन लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीगल है या इलीगल है, ये प्रिडिक्ट करने, ये बताने का काम जो होता है वो जुडिशरी का होता है। जुडिशल रिव्यू जिसे हम बोलते हैं। अगर जुडिशरी ने बोल दिया कि ये लीगल है तो वो लॉ जो होगा पूरे कंट्री में लागू होगा। अगर जुडिशरी बोलती है कि इलीगल है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो जो लॉ है वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं लागू होगा। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्गन से, ये हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथा है अपहोल्डिंग लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट है उसको एनफोर्स करने का काम करता है। मतलब कि कहीं कोर्ट को लग रहा है कि फंडामेंटल राइट यहाँ पर नहीं हो रहे, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं वो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं हो रहे हैं, फिर उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो फिर वो कुछ लॉ को अपहोल्ड कर सकते हैं। अब आता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से क्या मतलब है। अभी हमने पढ़ा जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से क्या मतलब है। हमने पढ़ा है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो होते हैं 3 ऑर्गन होते हैं। अब ये तीनों ऑर्गन के पास कुछ अलग अलग पावर होती है। हमने पढ़ा है कि सभी के पास पावर का सेपरेशन होता है। अब जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। मतलब ये दोनों ऑर्गन्स जो है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता है। मतलब जुडिशरी के फैसले में इन दोनों जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जुडिशरी अपना जो फैसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही बताएगी। इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सबसे पहले कैसे है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसके एग्जाम्पल है सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जज। अब जज का जो अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसमें जो एग्जीक्यूटिव का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम के बराबर होता है। लेजिस्लेशन का नहीं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो हम ये देखने को करते हैं कि कितना अफेक्ट कर सकता है, बहुत कम देखने को मिलता है हमें। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बहुत कम इसके अंदर प्रेशर डाल सकते हैं किसी भी जज के अपॉइंटमेंट में। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर। हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि जो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, उनमें सभी में अलग अलग उनके कुछ पावर के क्राइटेरियाज हैं, तो सभी का पावर जो है वो अलग अलग है। तो एक पर्टिकुलर इस ऑर्गन को पता है गवर्नमेंट की कि एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, लेजिस्लेचर को क्या करना है और जुडिशरी को क्या करना है। तो पावर सेपरेशन है जिससे कि एक दूसरे पे वो कोई भी डिपेंडेंस नहीं रहती है उनकी। फिर तीसरा है रिमूवल ऑफ जज। अब कोई भी जज एक बार अपॉइंट हो जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, तो उसको पॉलिटिकल प्रेशर या किसी भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव द्वारा हटाया जाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं होती है हटाना कि कोई भी अगर पॉलिटिकल प्रेशर में आके किसी भी जज को हटाया जा सके। नहीं, ये बहुत लेंदी और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है किसी भी जज को हटाना। तो ये जो होता है रिमूवल ऑफ जज, हमें ये बताता है कि पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर किसी भी जज को ना तो अपॉइंट किया जा सकता है, ना ही हटाया जा सकता है। मतलब कि एक ओवरऑल इंडिपेंडेंट बताता है कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और आता है फिर ऑल कोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू आर कोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू ऑल। मतलब क्या एक जो नागरिक है, कोई जो गरीब नागरिक, आम आदमी भी क्या कोर्ट पे अप्रोच कर सकता है, क्या वो कोर्ट में जा सकता है क्या। जैसे हमने कई बार बड़े जो बिजनेसमैन हो गए या बड़े वेल्दी या रिच पीपल हो गए वो तो कोर्ट में जा सकते हैं, पर इसमें बताया क्या गरीब मजदूर भी क्या कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। कोर्ट जो है वो सभी के लिए बराबर होता है। सभी, कोई भी व्यक्ति हुआ, चाहे गरीब हुआ, चाहे अनपढ़ हुआ, मजदूर हुआ, कोई भी कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दर्ज करा सकता है। सभी के पास हक होता है। अब कई बार ये देखने प्रोटेक्शन, कोर्ट का मेन काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सभी के लिए मिले, सभी को मिले। तो इसका मेन जो काम होता है ये कोर्ट्स का होता है कि कोई भी अपना फैसला सुनाए, इसमें फंडामेंटल राइट को वो ध्यान में रख के सुनाते हैं। अब आता है कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब कि ये PIL क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। अब गरीब जो मजदूर, हमने गरीबों के बारे में पढ़ा है। जैसे अमीर जो होगा, रिच पीपल, वेल्दी पीपल, तो आसानी से कोर्ट में चले जाएंगे, वकील कर लेंगे, जिससे कि वो अच्छा नॉलेज उनके पास होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उनका क्या, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, जो कोर्ट का जो खर्चा होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या, वो तो आधी बार इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस देखकर ही थक जाते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो किसी को नहीं बताते हैं। तो 1980s में अर्ली 1980s में एक PIL का जो गठन हुआ, मैकेनिज्म हुआ, इसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो गरीबों के लिए जस्टिस की तरह काम करता है। इसमें यह है कि कोई भी किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ में जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में
अपना केस दर्ज कर सकता है। मतलब कि किसी मजदूर का शोषण हो रहा है किसी फैक्ट्री में, तो वो मजदूर ना जाके उस मजदूर के बिहाफ में कोई भी चला जाए, उस मजदूर के बिहाफ में, उस पूरी मजदूर कम्युनिटी के बिहाफ में कोई दूसरा पर्सन जाके भी PIL कोर्ट में दर्ज करा सकता है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर मजदूर के फंडामेंटल राइट का जो हनन हो रहा है। तो वहाँ पर जो कोर्ट है उस केस को लेगी, उस केस पर अपना फैसला सुनाएगी। और ये जो है कोई भी व्यक्ति लेटर के द्वारा, कोई भी टेलीग्राम के द्वारा भी कोर्ट में आसानी से अपना केस दर्ज करा सकता है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं होता है, बहुत इजीली कोई भी अप्रोच कर सकता है। कोई इंस्टीट्यूशन जो है, कोई संस्थान जो है किसी भी दूसरे जिसका शोषण हो रहा है, जैसे महिलाओं का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ, या फिर मजदूरों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ, कोई भी किसी के भी बिहाफ में जाकर लिटिगेशन PIL दर्ज करा सकता है। तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है इन सेक्शंस को जो कि डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा है ये PIL जो गठन हुआ, काफ़ी अच्छा इनिशिएशन है। अब हम बात करते हैं लॉज के बारे में। अब मेनली दो जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि ये जो होता है डिफाइन करता है ऑफेंस को डिफाइन करेगा। जैसे कि केस हो गया, डोवरी हो गया, मर्डर हो गया, जो भी हत्या के मामले, क्रिमिनल केस जो भी हो जाएंगे, किसी को प्रताड़ना देना, किसी का मर्डर करना, किसी के ऊपर डोवरी के लिए उसको हिंसा करना, ये सब जो आएंगे ये सारे क्रिमिनल लॉ के अंदर आएंगे। और ये डील करता है कि कोई भी लॉ जो है वो डिफाइन होता है कि वो ऑफेंस है, मतलब कि वो दोषी है या नहीं है। सबसे पहले FIR से शुरू होता है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा केस उनको दर्ज कराना होता है, सबसे पहले FIR दर्ज करानी पड़ती है। FIR के बाद अगर वो व्यक्ति दोषी पाया गया, कोर्ट में उसका फैसला होता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको जेल में भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर फाइन भी चढ़ाया जा सकता है। जैसा उसका क्राइम होता है उसके हिसाब से उसकी सज़ा होती है। फिर आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ जो आता है वो डील करता है हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल जो हमारे हैं, किसी प्रत्येक एक पर्टिकुलर इंसान के जो अधिकार हैं उनसे साथ डील करता है, वो है सिविल लॉ। जैसे कि डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ अ लैंड, कोई किसी व्यक्ति का जो लैंड है वो किसी ने ज़बरदस्ती हत्या लिया है, या फिर उसके ऊपर जो किसी के लैंड पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, किसी गरीब का लैंड को किसी अमीर ज़मींदार ने ज़बरदस्ती हड़प लिया है। तो इस प्रकार के जो इंजरी या फिर उसके राइट को किसी के द्वारा जो हार्म पहुंचाया जाता है किसी भी व्यक्ति द्वारा, मतलब किसी रिच पीपल द्वारा पुअर के ऊपर हार्म पहुंचाया जाता है उसके राइट्स को, तो उससे जो डील करता है वो करता है हमारा सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंदर कोई भी व्यक्ति हुआ, चाहे गरीब, अमीर, जो वेल्दी, रिच या पुअर, सभी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए फैसला बताया जाता है। अब इसके लिए पिटीशन फाइल की जाती है रिलेवेंट कोर्ट में। कोई भी कोर्ट हुआ, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, उसके अंदर सबसे पहले पिटीशन हमको फाइल करनी पड़ती है। तो ये सब लेसन में हमने पढ़ा कि कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।